Hello, my dear students. I am Fatima Jafri, and you are watching my channel Chemistry with Fatima. Today, we are going to study about a new topic, that is electronegativity. As far as this topic, electronegativity, is concerned, there was an American chemist, Linus Pauling. He devised a method for calculating the relative electronegativities of different types of elements which are present in the periodic table. So today we are going to study about the basic concept behind the electronegativity and what is electronegativity and what is the function of electronegativity in the periodic table. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देती हूँ जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद हैं और पीरियोडिक टेबल के अंदर एक्चुअली डिफरेंट ट्रेंड्स हैं हर प्रॉपर्टी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ के लिए उनकी पीरियोडिसिटी है। तो अब एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी एक पीरियोडिसिटी है प्रॉपर्टीज़ की जो कि एलिमेंट्स मौजूद हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक टॉपिक है, इसी तरह से शील्डिंग इफेक्ट है, हम इन सब को एटॉमिक मास है और उसके अलावा एटॉमिक साइजेस हैं और उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट आयनाइजेशन एनर्जीज हैं। तो ये सारे के सारे ट्रेंड्स हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं ये जो कि पीरियोडिसिटी ऑफ पीरियोडिक टेबल को डिफाइन करती हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उनमें से एक है। तो आज हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को उसके बारे में स्टडी करेंगे और उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझाऊंगी। इसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देती हूँ पीरियोडिक टेबल के बारे में। आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं और वो एलिमेंट्स जो हैं दे कैन बी मेटल्स एंड दे आर नॉन मेटल्स एंड दे आर ऑल्सो मेटलॉइड्स। ठीक है, लेकिन ये मेटल्स और जो नॉन मेटल्स हैं इनकी कहानी क्या है और ये कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सेकेंड पीरियड जो पीरियोडिक टेबल का है मैं आपको उसकी एग्जाम्पल देती हूँ, लाइक लिथियम, उसके बाद आ जाता है बेरिलियम, नेक्स्ट बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। These are the elements of the second period of periodic table. लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड नियॉन 10. These are the atomic numbers of these elements, right? अब ये एटॉमिक नंबर्स मैंने यहाँ पे क्यों लिखे हैं? ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखे हैं ताकि मैं आपको बता सकूं। पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि जो हमारे पास दिस इज द लेफ्ट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड दिस वन इज द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, राइट? अब पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, जो लेफ्ट साइड है पीरियोडिक टेबल की, दे आर ऑल मेटल्स एंड जो राइट साइड है पीरियोडिक टेबल की वहां पर क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं, राइट? अब जो मेटल्स होते हैं उनके बारे में आपको पता होगा कि मेटल्स दे हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स ऑलवेज लूज द इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल्स have the tendency to always gain the electrons. मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में आपको डिफरेंस पता चल गया। मैंने मेटल्स और नॉन मेटल्स की सिर्फ आपको अभी एक प्रॉपर्टी बताई है कि मेटल्स जो हैं उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक है कि हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से लूज करते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, फ्लोरीन इज ऑल्सो नॉन मेटल, नाइट्रोजन इज नॉन मेटल, कार्बन इज नॉन मेटल एंड हेयर द लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, दे
दे आर मेटल्स, राइट। अब इनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि मेटलोइड्स भी हैं, राइट, जो कि जिनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टीज हो, हम उन एलिमेंट्स को मेटलोइड्स कहते हैं। ये भी पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद हैं। इसके बारे में भी मैं आपको मजीद पूरा एक अलग उसके लिए एक लेक्चर दूंगी। अच्छा, अब आपको ये तो पता चल गया कि ये क्या है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, और आपको इनके एटॉमिक नंबर्स का पता चल गया, राइट। अब एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर क्यों लिखे हैं, उससे हमें ये पता चलेगा एटॉमिक नंबर से एक्चुअली जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, और जो एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर होता है उससे हमें पता चल जाता है कि ये इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी, राइट। अब ये लिथियम है। लिथियम का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, राइट। और जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और जो सेकंड शेल है, क्योंकि हम लोग सेकंड पीरियड पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर सेकंड पीरियड के अंदर हमेशा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी सेकंड शेल के अंदर मौजूद होंगे, राइट। इसके सेकंड शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन लिथियम? देयर आर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट शेल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैं आपको पढ़ाऊंगी उसके अंदर ये सारे के सारे एक्सप्लेन करूंगी, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, और उसके लिए आपको वो वीडियो वॉच करनी होगी मेरी। तो यहाँ पर मैं आपको जो है ओवरऑल डिस्कस कर रही हूँ एक्चुअली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आपको साथ में बता रही हूँ। तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है, और उसके जो वैलेंस शेल है उसके अंदर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह से फिर बेरिलियम जो है, बेरिलियम का इसका जो न्यूक्लियस है, और ये मैं यहाँ पे बना रही हूँ इसका स्ट्रक्चर, ये लिथियम का स्ट्रक्चर है, राइट। इसके फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके जो सेकंड शेल होगा ये टोटल कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सेकंड शेल के अंदर नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया बेरिलियम का। नेक्स्ट है बोरॉन। बोरॉन का भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस है, और ये है इसका फर्स्ट शेल, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो सेकंड शेल होगा उसके अंदर इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में होंगे, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसके फर्स्ट शेल में। फर्स्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब नेक्स्ट है कार्बन। कार्बन का ये मैंने न्यूक्लियस ड्रॉ किया। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर ऑलवेज सेम। यहाँ पे मैंने इसका न्यूक्लियस ड्रॉ किया, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो इसका वैलेंस शेल है, जो लास्ट शेल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हमेशा वैलेंस शेल बोलते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल, जो लास्ट शेल होता है। तो ये इनका लास्ट शेल है। चूंकि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये पीरियड नंबर 2 से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनके जो वैलेंस शेल होंगे वो भी हमेशा सेकेंड जो शेल है उसके अंदर ही प्रेजेंट होंगे। इसी तरह से जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो थर्ड शेल के अंदर मौजूद होंगे। इसी तरह से 4th 5th 6th और 7th एंड सो ऑन, राइट। तो लिथियम का वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो कार्बन है इसके वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आ गया नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर मैं इधर ड्रॉ कर रही हूँ। इसका ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस, और यहाँ पे क्या है, इसका जो वैलेंस शेल है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमें शो एक्सप्लेन करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो टोटल 7 है, 3 4 5 6 और ये 7। यहाँ पे कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 एंड 5। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह से फिर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। अच्छा, पहले मैं आपको यहाँ पर ये बात बता दूं कि लिथियम जो है इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब
इसने हर जितने भी एटम्स हैं वो आपस में रिएक्ट क्यों करते हैं? व्हाई एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर? एटम्स एक्चुअली रिएक्ट विद ईच अदर टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। उनको अपना वैलेंस शेल, क्योंकि हर चीज इस दुनिया में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, वो हमेशा अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। हर चीज़ जो है, अब हम ह्यूमन एज अ ह्यूमन बींग्स हम लोग अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, सुबह उठते हैं, शाम तक मेहनत करते हैं। तो क्यों हम लोग मेहनत करें अपने आप को स्टेबल करने के लिए? इसी तरह से जितने भी एलिमेंट्स हैं और उनके एटम्स जो हैं वो अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो वो स्टेबल कब होंगे? एटम्स हमेशा स्टेबल तब होते हैं जब उनके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीट हो। उनका जो ऑक्टेट रूल है और डुप्लेट रूल जो है, जो आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है, वो कंप्लीट हो। उनके वैलेंस शेल के अंदर जब 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर उनका जो है वो स्टेबल हो जाते हैं। तो इसी तरह से अब लिथियम है, अब ये लिथियम का जो वैलेंस शेल है इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद, इसके पास है, लेकिन बाकी जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए तो वो इसके पास मौजूद नहीं है। तो ये क्या करेगा? 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना जो है वो इस लिथियम एटम के लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो वो क्या करेगा? इसने अपने आप को स्टेबल करना है, राइट? तो स्टेबल करने के लिए ये अपना क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल के अंदर, इसको क्या करेगा? रिमूव कर देगा, ठीक है, एनर्जी। और ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कैसे होगा? ये सराउंडिंग्स में से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, राइट? जब हीट एनर्जी, इतनी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगा कि वो यहां से एक्साइटेड स्टेट के अंदर, एक्साइटेड एनर्जी लेवल के अंदर चला जाए, राइट? ये वैलेंस शेल, इन शेल्स को हम लोग एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, ठीक है? तो जिस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा होती है वो एक्साइट कर जाता है नेक्स्ट एनर्जी लेवल के ऊपर। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है इसका यही लास्ट शेल है। अब इस इलेक्ट्रॉन को, इस एटम को चूंकि स्टेबल होना है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ये हीट एनर्जी सराउंडिंग्स में से एब्जॉर्ब करेगा, आगे नेक्स्ट कोई भी एनर्जी लेवल नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो सराउंडिंग्स से ही हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करके सराउंडिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर जाएगा, राइट? और फिर क्या होगा? बाकी क्या बच जाएगा? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो डुप्लेट रूल जो है वो इसको फॉलो कर रहा है, तो इट मीन्स कि लिथियम जो है वो स्टेबल हो गया। तो अब आपको ये भी मैंने बताया था इससे पहले कि जो लिथियम है दैट इज अ मेटल, बेरिलियम जो है दैट इज आल्सो अ मेटल। तो जो मेटल्स होते हैं दे ऑलवेज लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टू गेट स्टेबल। सिमिलरली नॉन मेटल्स जो हैं दे ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन्स टू गेट स्टेबल। अब इनको चूंकि बेरिलियम को स्टेबल होना है तो ये क्या करेगा? ये इसको अपने बाकी इलेक्ट्रॉन्स, अपने आप 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने की बजाय ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? इसी तरह से ये इनको रिमूव कर देगा। जब ये रिमूव कर देगा तो इसका भी जो डुप्लेट रूल है वो रह जाएगा, बैलेंस, इसका जो बैलेंस शेल है वो ये बन जाएगा। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रिमूव कर दिए तो यहाँ पर आपके पास जो बैलेंस शेल है, फर्स्ट शेल ही बैलेंस शेल कहलाएगा और वो इसका डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है और ये स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह से बोरॉन जो है वो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +3 का, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज कर सकता है, राइट? इसी तरह से फिर कार्बन है। कार्बन क्या करता है? दे ऑलवेज मेक कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है? तो कार्बन क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो देने की बजाय वो क्या कर लेगा? शेयर कर लेगा किसी और एलिमेंट से। जब वो शेयर करेगा, ये फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ इलेक्ट्रॉन की, ये इसने फॉर एग्जांपल किसी और इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लिए इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑक्टेट के अंदर आ जाएंगे। इसी तरह से फिर उसके बाद कार्बन के बाद है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए? 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये किसी भी और एलिमेंट से 3 और इलेक्ट्रॉन्स लेकर स्टेबल हो सकता है। तो उसके लिए क्या करेगा? उसके लिए कंप्लीट इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता तो वो क्या कर लेगा? एटलीस्ट शेयर कर लेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर ये मैं आपको आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर बताऊंगी, केमिकल बॉन्डिंग जब हम लोग पढ़ेंगे कि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैसे होती है। अभी हम लोगों ने जस्ट क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पढ़ना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। अच्छा, अब आपको ये पता चल गया कि जो मेटल्स होते हैं दे ऑलवेज लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स टू गेट स्टेबल। सिमिलरली नॉन मेटल्स दे ऑलवेज गेन द इलेक्ट्रॉन्स टू गेट स्टेबल। ये किसका था? ये नाइट्रोजन का था, ठीक है? अब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अंदर इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको दिखा देती हूँ,
कि इसका ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल है, और ये बोरॉन है, और ये इसका है सेकंड शेल। 1 2 3 4 and 8, right? 1 2 3 4 5 and 6। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके फर्स्ट शेल में मौजूद हैं, इसको ओनली एंड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ऑक्सीजन जो है वो भी नॉन मेटल है, ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो या तो गेन कर लेगा या फिर किसी भी और एटम से शेयर कर लेगा ताकि उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब बजाय कि ये अपने बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स लूज करे, 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करेगा, ये क्या करेगा, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना या गेन करना ज्यादा आसान है बजाय इसके कि वो अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके स्टेबल हो जाए, राइट। यहाँ तक अब आपको जो है ना एक्सप्लेन हो समझ में आ गया होगा, आई होप। अब मैं आपको बताती हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इसकी डेफिनेशन जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एक्चुअली डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ एन एटम electronegativity is defined as ability of an atom to attract the electrons towards itself in a chemical electronegativity is defined as ability of an atom to attract the electrons towards itself in a chemical बॉन्ड। अब एक एटम के अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, राइट। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको ऑक्सीजन का ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, ये ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 8 है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 8 है, राइट। अब इसको और इसके जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दैट वैलेंस शेल, 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल के अंदर। ये मैंने आपको अज्यूम करवाया था कि किसने किसी और एलिमेंट से ले लिए हैं, राइट। अब ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें डिफाइन करती है, ये वो टर्म है जिसके अंदर हमें पता चलता है एक एटम का कि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को कितनी फोर्स के साथ अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल, एंड नो सिमिलरली नॉन मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमें ये बताती है कि किसी भी एलिमेंट की कितनी टेंडेंसी है कि वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को या तो लूज कर सके या फिर गेन कर सके। तो जो नेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिविटी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, नेगेटिविटी मींस कि आप उसको इलेक्ट्रॉन्स कितनी हद तक, किस एबिलिटी तक उसको गेन कर रहे हैं। जो मेटल्स होते हैं दे ऑलवेज शो द electropositive character. Electropositive character means कि they have to lose the electrons, and similarly non-metals have the ability to attract the shared pair of electrons towards itself, or to attract the electrons towards itself. Like for example, oxygen has the tendency to attract the 2 electrons towards itself from any other atom. किसी भी एटम से, किसी भी और एलिमेंट से वो एटम इलेक्ट्रॉन्स को, इसको ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, राइट। तो वो किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके अपने आप को क्या कर सकता है, स्टेबल कर सकता है। तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं
नेगेटिविटी की। नेगेटिविटी शो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन करना, राइट। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, और जो मेटल्स होते हैं दे शो द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मींस कि दे कैन लूज द इलेक्ट्रॉन्स, उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकें, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में मैं आपको एक मजीद नेक्स्ट एक और वीडियो के अंदर बताऊंगी और उसको मजीद एक्सप्लेन करूंगी। अब हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने जो लफ्ज बोला था इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन एक एटम है, एक जो है आपके पास फ्लोरीन एटम है, ठीक है। अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 होता है। अब फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसका 9 एटॉमिक नंबर है, जितने नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं, राइट। अब इसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ओनली 1 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। जैसे ये नियोन एलिमेंट है, ये क्या है, इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, इसके ऑक्टेट के अंदर सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, ठीक है। तो इस ये नोबल एलिमेंट कहलाएगा, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। 8th ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग नोबल एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, हम लोग सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि दे ऑल आर स्टेबल, उनको स्टेबल होने के लिए मजीद कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, उनके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट है, तो उनको किसी और एलिमेंट से कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, इसलिए हम उनको नोबल कहते हैं। नोबल का मतलब होता है शरीफ, ठीक है। वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, उनको रिएक्ट करना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है। और बाकी एलिमेंट्स क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रही हूँ हाइड्रोजन और फ्लोरीन की। अब लाइनस पॉलिंग जो केमिस्ट था, उसने जो डिवाइस किया था ये मेथड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, उसने एक स्केल बनाया था और उस स्केल के अंदर हर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज जो हैं वो उसने कैलकुलेट की थी। और उसने ये बताया था कि जो फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है periodic table के अंदर which has the highest electronegative character and its value is 4, जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो 4 है। और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन सा है, फ्लोरीन है, जो कि सेकंड पीरियड के अंदर मौजूद है, राइट। अब मैं आपको फ्लोरीन का जो है केमिकल बॉन्ड में बताती हूँ कि ये फॉर एग्जांपल ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी है, इसके अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर करता है। तो इसके ऑक्टेट के अंदर चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसके ऑक्टेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट शेल के अंदर इसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब क्या होगा, ये जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड का क्या मतलब होता है, ये एक बॉन्ड है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान में मैंने एक बॉन्ड बना दिया। इसका मीनिंग क्या है, एक जो केमिकल बॉन्ड होता है, हम इसे केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, कुछ कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कुछ आयनिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है। जितने भी बॉन्ड्स होते हैं, इस बॉन्ड का मतलब ये है कि दिस बॉन्ड हैविंग कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ईच बॉन्ड कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब यहाँ पे भी मैंने केमिकल बॉन्ड बना दिया है। अब इस केमिकल बॉन्ड का मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद है। मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स यूं डॉट्स नहीं बनाऊंगी, बल्कि मैं यहाँ पे एक लाइन लगा दूंगी जिसको हम लोग केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं, राइट। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन का है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोरीन का है। मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता देती हूँ फ्लोरीन का और हाइड्रोजन का। यहाँ पे ये है न्यूक्लियस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, first shell contains 2 electrons, this is the second shell, 1 2। हम लोग हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को पहले अनपेयर्ड फॉर्म में रखते हैं, फिर उसके बाद उनकी पेयरिंग करते हैं। 1 2 फर्स्ट शेल में, 1 2 3 एंड 4 इसमें, फिर हम लोग नेक्स्ट इसकी पेयरिंग स्टार्ट करेंगे 5 6 फिर 7। अब यहाँ पे क्या हो गया टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ओनली
वन मोर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। और जो फ्लोरीन है ये हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक जो है वो रखता है। तो अब ये क्या करेगा, और हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर में क्या है, ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इसके ऑक्टेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा, ठीक है। जब वो इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा तो फ्लोरीन, अब आपके पास वो एक शेयरिंग की मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे क्लास में स्टूडेंट्स के पास जब टीचर कहती हैं कि टेक आउट योर बुक्स, तो दो स्टूडेंट्स जो पेयर फॉर्म में बैठे हुए होते हैं उसमें से एक स्टूडेंट के पास बुक होती है और एक के पास नहीं होती है, राइट। तो फिर टीचर क्या कहती हैं, टीचर कहती हैं कि आप ऐसा करें कि शेयरिंग कर लें, ठीक है। अब दोनों स्टूडेंट्स, जो एक बुक एक स्टूडेंट के पास है, राइट, और जो दूसरा स्टूडेंट है उसके पास बुक नहीं है, लेकिन वो आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा, जब टीचर जो है आपको कोई भी बात बताएंगी, क्वेश्चन का आंसर बताएंगी, तो जिसकी बुक है, जिसकी बुक इन एक्चुअल है जिस स्टूडेंट की, वो क्या करेगा, वो अपने दोस्त से थोड़ी सी बुक खींचेगा अपनी तरफ और उसके ऊपर राइटिंग करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी अपनी ज़ाती मलकियत है, तो वो उसके ऊपर अपने मार्क कर लेगा, क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज, जो भी टीचर उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही है वो उनको फौरन से उसके ऊपर राइट डाउन करेगा। तो वो बुक जो है, हो तो असल में शेयरिंग ही हो रही है, कर तो वो शेयर रहे हैं बुक, लेकिन जो फोर्स है उस बच्चे की उस बुक के ऊपर ज्यादा है जिसकी अपनी जाती वो बुक होगी। तो वो उससे क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा और कहेगा कि पहले मुझे ऊपर उसके अपने सारे पॉइंट्स जो हैं वो नोट डाउन करने तो फिर मैं तुम्हें दूंगा। तो वो शेयर उसको कर रहे हैं, और वो जो दूसरा है स्टूडेंट, वो दूर दूर से अपने वो दोस्त की बुक को जो है ना वो देखेगा कि टीचर ने क्या पढ़ाया और क्या नहीं पढ़ाया। तो इसको क्या कह रहे हैं, ये उन दोनों के आपस में हो तो शेयरिंग ले रही है, लेकिन एक की फोर्स कम है उस बुक के ऊपर और एक स्टूडेंट की फोर्स जो है वो ज्यादा है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऐसे ही होता है कि फ्लोरीन चूंकि हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो कि इन दोनों, ये जो केमिकल बॉन्ड है ये क्या शो करे, हमें इलेक्ट्रॉन पेयर शो करे। एक इलेक्ट्रॉन जो है इस हाइड्रोजन का है, ठीक है, ये जो शेयर कर रहा है इसके साथ, और एक इलेक्ट्रॉन जो है इस फ्लोरीन का है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये वो इलेक्ट्रॉन है जो इस फ्लोरीन का है, राइट। अब फ्लोरीन को अपनी स्टेबल होने के लिए एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, और हाइड्रोजन को भी अपना ऑक्टेट, ये हाइड्रोजन का है एटम और ये क्या है, फ्लोरीन का स्ट्रक्चर है, तो हाइड्रोजन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, क्योंकि इसके पास यहाँ पे वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे। अब लेकिन शेयर तो वो कर रहे हैं, लेकिन चूंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो वो क्या करेगा, इसकी ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, जो जहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं ना उसके आसपास सारे को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो फ्लोरीन की तरफ ज्यादा होगा और हाइड्रोजन की तरफ कम होगा, राइट। और इसलिए ये जो आपने स्टडी देखते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो फ्लोरीन है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। पार्शियल का मतलब क्या है कि उसने हाफ चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रॉनिक जो क्लाउड है फ्लोरीन ने अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है, कर तो वो शेयर रहा है हाइड्रोजन के साथ, लेकिन जो हाफ चार्ज डेंसिटी है वो फ्लोरीन ने अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट किया हुआ है, और जो हाइड्रोजन है उसने अपनी हाफ चार्ज डेंसिटी जो है वो फ्लोरीन को डोनेट की हुई है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। और ये जो केमिकल बॉन्ड है इसको हम लोग बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड, और ये कोवलेंट बॉन्ड जो है वो इससे क्या होगा कि बनने से हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों की जो स्टेबिलिटी है वो फुलफिल हो जाएगी। और नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो मैं आपको दे देती हूँ। लेक्चर जो है वो मेरा थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन आपको समझने के लिए आपने स्किप नहीं करना, आपने इसको गौर से समझना है, क्योंकि आपको ये नेक्स्ट क्लासेस में, जो आप हायर क्लासेस में जाएंगे एफएससी में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, इवन के यूनिवर्सिटीज में भी। अब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा होगा, ऑक्सीजन ऑलवेज एग्जिस्ट इन दिस मॉलिक्यूलर फॉर्म, हम लोग O2 की फॉर्म में लिखते हैं, और ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन एटम्स कंटेन्स 2 बॉन्ड्स, राइट, ठीक है। अब इनके अंदर जो है, अगर जो सेम एटम्स होते हैं दे हैव द
इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनकी जो चार्ज डेंसिटी है वो इक्वली डिवाइड हुई हुई होती है, क्योंकि सेम इलेक्ट्रॉन सेम एलिमेंट्स हैं, तो जो सेम एलिमेंट्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो भी सेम होगी, ठीक है। जो डिफरेंट एटम्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है इसकी सेम है। अब यहाँ पे 2 बॉन्ड्स क्यों हैं? 2 बॉन्ड्स इसलिए हैं क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक, ये मैं यहाँ पे इसके ये ऑक्सीजन का कन्वर्ट कर देती हूँ इसमें। अब ऑक्सीजन का जो वैलेंस शेल है उसके अंदर इसको कितने चाहिए? 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इसके वैलेंस शेल के अंदर, और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, राइट। तो ये 2 बॉन्ड्स बनाएगा हमेशा, राइट। तो इसलिए ऑक्सीजन जो है वो उस ये डबल बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसी तरह से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान में भी हम लोग हमेशा देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब मैं यहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख देती हूँ। ये लिथियम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 इलेक्ट्रो, चूंकि ये मेटल है और ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसकी होगी +1, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को स्टेबल कर लेगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है इसके बारे में भी मैं एक नेक्स्ट अलग वीडियो बनाऊंगी और उसके अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब ये कितने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। बोरॉन जो है ये मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, इसलिए +3 हम लिखेंगे। कार्बन जो है इसकी +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है। -4 जो है वो रेयर केसेस में होती है, लेकिन कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो वो 4 मैंने भी आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे और उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको मजीद 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चाहिए, इसलिए कार्बन तो आपने देखा होगा ये 4 हाइड्रोजन के एटम्स के साथ कार्बन ऑलवेज मेक 4 बॉन्ड्स, तो ये कार्बन का स्ट्रक्चर होता है। इसमें केमिकल बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और एक कार्बन का है, और एक इसी तरह से एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का। हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और यहाँ पे कार्बन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इस हाइड्रोजन के साथ अपना, ताकि ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो टोटल कार्बन के यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है और हर हाइड्रोजन का जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन की जो होती है ये -3 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन की जो है वो -2 होती है, और ये जो है फ्लोरीन की -1 होती है, ठीक है। और ये नोबल मेटल है, इसको तो नोबल एलिमेंट है, इसको तो रिक्वायर्ड ही नहीं है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ठीक है। फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी -1 है। तो ये जो ये एलिमेंट्स जो हैं ये क्या शो कर रहे हैं? इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर शो कर रहे हैं। तो एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, और यू कैन आल्सो से the ability of an atom to attract the electrons towards itself is called in a chemical electrons towards itself in a chemical bond is called electronegativity। अब आपको आई होप कि आज के टॉपिक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के दरम्यान में डिफरेंस पता चल गया होगा। मेटल्स और नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे मौजूद होते हैं इसका भी पता चल गया होगा कि मेटल्स लेफ्ट साइड पे होते हैं, नॉन मेटल्स राइट साइड पर होते हैं। और इसके अलावा आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको हमेशा काम आएंगे, ये आपको हमेशा याद रखनी है। और मैंने आपको ये भी बताया इसके अंदर कि जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं वो उतने ही, जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ये मैं आपको मज़ीद जब मैं आपको पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगी तो मैं वहाँ पे आपको इन प्रॉपर्टीज़ को बार बार रिवाइज भी करते रहेंगे हम लोग, और मैं आपको नई से नई बातें बताऊंगी। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो जो है वो बहुत पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, hit the bell icon and share my videos, and keep watching my videos and keep sharing with other students who really need to study chemistry.